लास्ट टर्न पे कहाँ थे हम लोग? गुड मॉर्निंग। मेटल की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन हम लोगों ने एसिड से करवा दी थी, है ना? यस मैम। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी के आगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। ठीक है, जब हम लोग के रिएक्शंस करते हैं और रिएक्शंस के थ्रू जब हम किसी की प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं तो उसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। यहाँ पर हम रिएक्शन के थ्रू एसिड की प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, है ना? तो एसिड की प्रॉपर्टी बता रहे थे, तो उसमें शायद 6 पॉइंट था, क्या था आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मेटल, अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, अगर हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid, then formation of salt plus carbon dioxide plus water. Clear? Metal hydrogen carbonate react with acid, then formation of salt, carbon dioxide and water. कल हम लोगों ने मेटल कार्बोनेट देखा था, ठीक है, कोई भी मेटल कार्बोनेट देखा था। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देख रहे हैं, तो मेटल और कार्बोनेट के बारे में तो हम जानते हैं, उसके साथ साथ उसमें हाइड्रोजन भी इंक्लूड हो तो हम लोग उसको बोलेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर एग्जाम्पल मेटल ले लिया सोडियम, साथ में हाइड्रोजन, और कार्बोनेट है हमारा क्या, CO3, तो ये आपका क्या हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, एसिड कोई भी ले लीजिए आप। ठीक है, 3 मेन एसिड्स मैंने आपको बताए थे, उनमें से कोई भी एसिड ले लीजिए। हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, कोई प्रॉब्लम? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट्स रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, कोई भी एसिड ले लेते हैं, तो हमने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये किस फॉर्म में है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। एसिड किस फॉर्म में है बेटा, एसिड आपका एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, वाटर में डिजोल्व एसिड है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन हुई। ठीक है, बना क्या, मैंने कहा यहाँ से आपको सॉल्ट बनाना है, तो सॉल्ट इससे क्या निकल सकता है, यहाँ से सोडियम निकला एक मेटल, और यहाँ से हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लोरीन निकला, तो यानी सोडियम क्लोराइड एज अ सॉल्ट निकल गया। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, नाम लिख लो, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है आपका रिएक्शन किया है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है, सो मेटल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, साथ में वाटर भी रिलीज आउट होना है। तो वाटर हमारा देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक H हमारे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में है और एक H हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में है, तो यहाँ से H और H यानी H2 और CO3 है। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ये CO3 है, तो CO2 तो निकल गया, लेकिन एक ऑक्सीजन आपका वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, ये H2O के फॉर्म में हमारा, एक वाटर के फॉर्म में हमारा क्या निकल गया, ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, ये रिएक्शन इस तरह से हुई आपकी। इसी जगह अगर आपने मान लो कोई और एग्जाम्पल लिया होता, मान लीजिए हमने पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया होता, KHCO3, और इसकी रिएक्शन आपने H2SO4 के साथ करा दी होती। हमने बदल दिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बदल दिया, हमने एसिड भी बदल दिया। ठीक है, हमने एसिड भी बदल दिया। अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया तो हमारा यहाँ से क्या बनना है, यहाँ से सॉल्ट तो बनना ही है, तो पोटेशियम तो निकलेगा ही इस सल्फेट के साथ, तो पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट क्या करेगा, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो सॉल्ट का कैसे, आपको मालूम है कि SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, -2,
SO4 की वैलेंसी कितनी होती है -2 और K की वैलेंसी होती है +1। इसका मतलब है इससे जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो बनेगा तो K2SO4, है ना। इतना तो अंडरस्टूड है क्योंकि इसकी वैलेंसी ट्रांसफर इन दिस एंड इसकी वैलेंसी यहाँ ट्रांसफर होगी। तो यहाँ जो सॉल्ट बनना है वो K2SO4 बनना है। पोटेशियम सल्फेट, नाम क्या है इसका, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट बन गया। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देख रहे हो आप K2 हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको KHCO3 के मोल्स बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ जो बना रहे हो प्रोडक्ट, वैलेंसी के अकॉर्डिंग जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें K2 हो गए, यानी पोटेशियम के 2 मोल्स हो गए। तो इसका मतलब है कि हमें इधर भी पोटेशियम के 2 मोल बनाने रहेंगे। साथ ही साथ में पता तो है ही ऊपर कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट के रूप में और वाटर मिलना है H2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, सब लोग फटाफट कोशिश करो, ट्राई करो इस रिएक्शन को बैलेंस करने की। अगर हम आगे यहाँ 2 कर दें तो पोटेशियम बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, 2 मोल पोटेशियम हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, 2 यहाँ मिला के टोटल हाइड्रोजन 4 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन केवल 2 हैं तो यहाँ पर भी हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन हमारा कितना हो जाएगा, 4 है। अब हम लोग कार्बन देख लो, कार्बन कितने हैं, 2। यहाँ पर अगर कार्बन चेक किया जाए तो कार्बन 2 है, यहाँ पर कार्बन सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पर भी चलो कार्बन 2 कर लेते हैं। टोटल ऑक्सीजन काउंट कर लो, टोटल ऑक्सीजन 2 तिहाई 6 और यहाँ सल्फेट का, चलो यहाँ सल्फेट का तो SO4 पूरा लिखा ही लिखा है, तो 2 तिहाई 6। तो ऑक्सीजन यहाँ चेक कर लो, 2 दूनी 4 और 2 ये, ठीक है, 5 6 हो गए हैं। आई थिंक रिएक्शन बैलेंस हो गई है। जिसको बैलेंसिंग नहीं आती है, मैंने स्टार्टिंग की क्लास दी थी, जब मैंने लाइव क्लास दी थी तब आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ कैसे बैलेंसिंग करनी है। तो रिएक्शन बैलेंस है, समझ में आया कैसे बैलेंस हुई है। चलो बेटा, अब नेक्स्ट रिएक्शन करो बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एसिड, नेक्स्ट है 7वीं लिख दो, एसिड रिएक्ट विद बेस। अगर एसिड की रिएक्शन बेस से ही करवा दी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिड की रिएक्शन अगर बेस से करा दी जाती है तो हमारा बनता क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। मैक्सिमम रिएक्शन में आप सॉल्ट ही बना रहे हो, सॉल्ट के साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल रहा है बस इसको दिमाग में रखिएगा। एसिड अगर बेस से रिएक्ट कर रहा है तो बन रहा है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और इस रिएक्शन को ध्यान से सुनो बेटा, इस रिएक्शन को जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है तो लिख लो, दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज known as neutralization reaction, neutralization reaction, neutralization reaction। क्लियर। पूछा जाता है सीधे व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप लिखोगे वो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस then formation of salt and water, this reaction is known as neutralization reaction। I think on language लिख लोगे। नेक्स्ट लिखिए बेटा, एसिड का एग्जांपल ले लो HCl, बेस का एग्जांपल ले लो NaOH, ये हो गया बेस, इसकी रिएक्शन आपने करा दी भाई, यहाँ से HCl की ब्रेकिंग होगी, यहाँ से NaOH की ब्रेकिंग होगी, यहाँ से सोडियम और क्लोरीन तो भाई मिलकर सॉल्ट बना लेगा, बना लिया NaCl सॉल्ट, प्लस पानी अलग होना है तो वाटर निकल जाएगा, एक H तो H2 और एक O, H2O निकल गया, तो बस हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम लिख लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaCl क्या हो जाएगा आपका सोडियम
सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, किससे रिएक्शन कर रहा है, सॉरी वाटर का बाई प्रोडक्ट के रूप में आपको फॉर्म हो रहा है। दिस रिएक्शन इज इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट डाउन कर लो, सीधे शॉर्ट नोट पूछा जाता है या पूछा जाता है एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाना, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाना, उदासीन हो जाना, ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए बेटा, 8वें नंबर की रिएक्शन लिखो, लास्ट भी है ये बेटा, लिखिए मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद, मेटल ऑक्साइड का अगर एसिड से रिएक्शन करा दी जाए तो हमारा क्या बनता है, तो भी हमारा जो ऊपर आपको मिल रहे हैं प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट इसमें भी मिलते हैं। इसलिए मैंने कहा याद करने में ज़्यादा समस्याएं नहीं होंगी, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम लोगों को अब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन अगर बोल रहा है तो मेटल ऑक्साइड लेना है, उसकी रिएक्शन एसिड से कराना है। अब मेटल ऑक्साइड आपको पता होगा कि मेटल ऑक्साइड कौन कौन से होंगे, ठीक है, या देख के पहचान सकते हो कि मेटल ऑक्साइड कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि मेटल ऑक्साइड ले लिया, कॉपर ले लिया और कॉपर के साथ ऑक्सीजन हो गया, तो ये मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। हमने और एक एग्जाम्पल सोडियम के साथ अगर ऑक्सीजन लिया, तो मैं मालूम है ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 और सोडियम की वैलेंसी 1, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला बनना है मेटल ऑक्साइड का N2O बनना है। इसी तरह से कोई भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला बना सकते हो, है ना, ठीक है। अब अगर मान लो हमने कहा कि FeO आयरन ऑक्साइड, ये भी मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। हमने बोला Mg के साथ, तो Mg की मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2, ऑक्सीजन की -2, तो इस अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा MgO बन जाएगा। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड आप बना सकते हो, या देख के अगर आपके सामने रिएक्शन में लिखा है तो आप कह दोगे दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल ऑक्साइड। आपको बता दें बेटा कि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बेटा वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं। लिख लीजिए, ये नोट डाउन करके पॉइंट लिख लीजिए कि all metal oxides are basic in nature, ठीक है। नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, यानी बेस का करेक्टर इनमें प्रेजेंट होता है। अभी हम लोगों ने बेस पढ़ा नहीं है, अभी केवल दिमाग में बार बार बेस आ रहा है, सॉल्ट भी आ रहा है, अभी पूरा बेस खत्म करना है हम लोगों को और पूरा सॉल्ट भी खत्म करना है, सिर्फ अभी एसिड चल रहा है ना। तो पहले हमने कहा कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर के होते हैं। तो इसका मतलब है कि सेम रिएक्शन तो शो करेगा, क्योंकि ऊपर भी तो एसिड की रिएक्शन बेस से ही करा रहे थे, तो बन रहा था हमारा सॉल्ट और वाटर। ये चीज कि एसिड की रिएक्शन बेस से कराई, यहाँ एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कर रहे हो, तो हम ये कह रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड भी बेसिक नेचर का होता है, तो प्रोडक्ट तो हमारा सॉल्ट और वाटर बनना ही बनना है, ठीक है। चलो, तो कोई भी हम लोगों ने लिया, तो हमने कॉपर ऑक्साइड का ही एग्जाम्पल लिया, CuO, इसकी रिएक्शन हमने एसिड से करा दिया, HCl से करा दिया। प्रोडक्ट हमारा क्या बनना है, कॉपर के साथ साथ क्लोरीन यानी सॉल्ट का फॉर्मेशन होना है, तो यानी ये ब्रेकिंग होगी और यहाँ से ये ब्रेकिंग होगी, तो कॉपर जो है वो क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, CuCl। आपको लेकिन पता होना चाहिए कि कॉपर और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन होगा, तो क्लोरीन की वैलेंसी -1, कॉपर की वैलेंसी +2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ जो फॉर्मूला बनेगा CuCl2 बनेगा, ठीक है। CuCl2 बन गया और साथ ही साथ में क्या बन गया, हमारा पानी निकलना है, तो पानी के लिए तो केवल यहाँ हाइड्रोजन एक ही है और वाटर निकालना है, यानी कि आपको 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा, तभी आप क्या बना पाओगे, H2O, यानी CuCl2 प्लस H2O, ये बन गया हमारा कॉपर क्लोराइड इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड। एक और एग्जाम्पल ले लो, अगर तुम्हारे सामने अगर मैं ऐसे कर दें कि लिख दिया Na2O प्लस एसिड ले लिया HCl, कंप्लीट दिस रिएक्शन, कंप्लीट करो इस रिएक्शन को, ठीक है। एक बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में बना दिया मैंने कि Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड, उसकी रिएक्शन आपकी एसिड से कराना है, प्रोडक्ट आपको पता है कि प्रोडक्ट बनना क्या है, तो सॉल्ट प्लस वाटर, रिएक्शन को कंप्लीट करिए, जल्दी जल्दी कोशिश करिए, क्या बन सकता है,
तुरंत बनाइए। यहाँ से ब्रेकिंग करा दी, यहाँ से ब्रेकिंग करा दी, सोडियम को क्लोरीन के साथ अलग कर दिया तो सोडियम क्लोराइड बन गया। प्लस पानी अलग करना है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H2 है नहीं, यहाँ पर तुमको 2 मोल बढ़ाने पड़ेंगे। अगर 2 मोल बढ़ाया तो H2O हो गया। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ Na2 है, यहाँ पर CS को भी 2 कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई आपकी। इस तरह से अगर कोई भी रिएक्शन आपके सामने आ जाए तो आई थिंक आप लोग कर लोगे। ठीक है, जरा MgO के साथ करके दिखाइए, MgO प्लस HCl, MgO प्लस HCl। ठीक है, बनाइए, ब्रेकिंग कराइए, मैग्नीशियम क्लोराइड बना दीजिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्ट बन जाएगा और साथ ही साथ में वाटर आपका रिलीज आउट हो जाएगा। हो गया। ठीक है, अब MgCl अलग करोगे तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की बेचारे की 1 ही होती है, तो बनना MgCl2 है प्लस H2O बनना है। ये तो हमको समझ में आ गया, बट रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है तो हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, यहाँ 2 करके आई थिंक हमारी रिएक्शन भी बैलेंस होगी। मैग्नीशियम क्लोराइड इज द सॉल्ट और बन गया हमारा मेटल ऑक्साइड ने और एसिड से रिएक्शन कर ली। ठीक है, इस तरह से कोई भी रिएक्शन आ जाए, ज़रूरी नहीं कि किताबों में लिखी जितनी रिएक्शंस है, एक ये बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में हो गया। इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठाना कि अगर ऐसा होता है तो हमारे इन इन चीज़ों का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो और आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करो, रिएक्शन बैलेंस कर लो, बस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये आपका एसिड टॉपिक हुआ खत्म। ठीक है, एसिड टॉपिक हो गया खत्म। अभी pH VH वैल्यू निकालना सिखाएंगे आपको, क्योंकि इस साल हम कुछ डिटेक्ट नहीं करेंगे कि कहो आगे आगे डिटेक्ट होगा तो होगा, वो आपको बताया जाएगा कि हाँ सिलेबस कट रहा है, क्या कट रहा है। इस साल की तो कोई नोटिफिकेशन है नहीं, अभी नहीं है ना, तो जैसे क्लास चल रही है पूरा हम लोग पूरा पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक, आगे चल के हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर काटेंगे तो वो आगे जून जुलाई में डिटेक्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद उसको कट कर देना, मत पढ़ना ज़्यादा, है ना। चलिए हेडिंग डालिए, बेस। चलिए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो हो गया हमारा बेस। बेस क्या होते हैं तो आप लिखिए, बेस क्या होते हैं, जनरल डेफिनेशन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बेसेस आर दोज, जिस तरह से एसिड पढ़ा उसी तरह से पूरा हम लोग ओपन करके बेस भी पढ़ेंगे। बेसेस आर दोज, ठीक है, बेसेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, दोज केमिकल सब्सटेंस which have a bitter taste। ठीक है, स्वाद में कैसा होता है, कसैला टाइप का, बिटर मतलब जैसा। बच्चा जैसे मैम कड़वा, हाँ ठीक है। कभी नहाते समय साबुन मुंह में चला जाए और वो टेस्ट इमेजिनेशन करो कि अगर चला गया हो, शैम्पू टाइप का मुंह में चला गया हो, तो सोचो वैसा ही टेस्ट होगा आपके बेस का। ठीक है, स्वाद में कैसा होता है, कड़वा, कसैला। ठीक है, बेस पूरा का पूरा एसिड से अपोजिट होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो हम एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट हम लोग बेस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बेस की अगर हम लोग बात करें, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, इसमें एक वर्ड आता है, शॉर्ट नोट आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज एल्कलाइज। ये व्हाट इज एल्कलाइज बहुत पूछा जाता है और कईयों बार आके हम आपसे क्लास में पूछ लेंगे व्हाट इज एल्कलाइज, एल्कलाइज क्या होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ऐसे बेसिस को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कलाइज कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बेसिस ऐसे भी होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, पूरे के पूरे घुल जाते हैं, ऐसे बेस को हम लोग क्या कहते हैं, एल्कलाइज कहते हैं। तो लिख लीजिए, अ बेस
a base which is soluble, the base which is soluble in water, the base which is soluble in water is called an alkalis. शॉर्ट नोट अगर आ जाए तो आप लोग लिख दीजिएगा कि क्या होता है एल्कलाइज, ठीक है। अब तुमसे कहा जाए भाई कोई ऐसे एग्जाम्पल भी बता दो हमको जो वाटर सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स में लिखो, कौन से ऐसे हैं बेस जो वाटर सॉल्युबल हैं। तो आप कहोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिख लीजिए जिसको नाम नहीं पता हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या हो सकता है, दूसरा लिखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। नेक्स्ट लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता होगा कि हाइड्रोक्साइड OH माइनस, इसकी वैलेंसी -1 होती है और सोडियम की वैलेंसी +1 थी, पोटेशियम की वैलेंसी +1 थी, कैल्शियम की वैलेंसी +2 थी। इसी वजह से कैल्शियम की 2 वैलेंसी होने की वजह से यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला बन रहा है बेटा वो CaOH का होल ट्वाइस बन रहा है, ठीक। इसी जगह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता तो MgOH का होल ट्वाइस। ओवरऑल पूरी एग्जाम्पल्स में बेटा आप लोग देख रहे हो एक चीज कॉमन दिख रहा है, OH, जो सब में आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने जब एसिड पढ़ाया था तो वहाँ हमने कहा था कि H+ आयन में ब्रेकिंग होती है, जबकि अभी बेस पढ़ाने जा रहे हैं तो बेस में क्या होता है बेटा, ये हम लोग इसमें क्या होता है, ये OH माइनस आयन देते हैं। तो एक और बेस की डेफिनेशन लिख लो, जो केमिकल डेफिनेशन होगी उसे लिखो, अ बेस यानी एक और डेफिनेशन लिख रहे हैं जो केमिकल डेफिनेशन होगी, क्या होगी, अ बेस इज अ सब्सटेंस, a base is a substance which dissolve, आवाज आ रही है, dissolves in water, बेस आर द सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर, अगर इसे पानी में घोला जाए, ठीक है, टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोक्साइड आयन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, OH माइनस, दिस इज द हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन इन सॉल्यूशन। क्लियर हुआ। जबकि वहां पर हमने एसिड की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एसिड आर द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, और यहाँ पर किसका कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि एसिड में H+ आपको दिखाई देता है, एग्जाम्पल देख कर ही आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ HCl है, यहाँ कहीं OH का अस्तित्व ही नहीं है, यहाँ H+ में ही रहेगा। अगर तुम्हारे सामने NaOH आ जाए तो तुम कहोगे कि हाँ यहाँ तो OH दिख रहा है, तो दिस इज द बेस एंड दिस इज अ एसिड। क्लियर। तो आप जहां पर भी देखोगे पहचान जाओगे, OH दिख गया तो आप कह दोगे कि OH इज द एग्जाम्पल ऑफ बेस। कोई समस्या? जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा NaOH को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया, जैसे ही पानी में डिसॉल्व किया तो ये Na+ में टूट गया और OH माइनस में टूट गया। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, पानी में डिसॉल्व करने के बाद इट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। इसी जगह हम KOH ले लें, KOH को वाटर में डिसॉल्व कर दे बेटा, ठीक है, KOH को
वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमारा क्या बनेगा, के प्लस में और OH माइनस में हमें मिल जाएगा। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले लो, मैंने यहाँ पर लास्ट एग्जाम्पल देख लो, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस, तो ये Mg प्लस में मिला और 2 OH है ना, तो इसलिए 2 OH माइनस, इस तरीके से ब्रेकिंग हो जाएगी। कोई समस्या? ठीक, तो ओवरऑल हमें ये समझ में आ गया कि बेस वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद OH माइनस आयन में टूट जाते हैं, वो बेस कहलाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि बेस के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, कि बेस के टाइप कितने होते हैं, तो जैसे हम लोगों ने एसिड के टाइप्स पढ़े थे कि एसिड हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसी तरह से बेस भी हमारे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, नेक्स्ट पेज में जा रहा है। ठीक है, बेस भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। बेस हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से बेस 2 टाइप हो जाएंगे हमारा, एक स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा हो जाएगा वीक बेस। ठीक है, बेस जैसे हम लोगों ने एसिड में पढ़ा था। ठीक है, बेस जो होते हैं हमारे 2 तरीके के होंगे, लिख लीजिए कि बेस आर 2 टाइप्स। ठीक है, बेस, ठीक है, बेसिस आर 2 टाइप्स, 2 टाइप्स के बेस होते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब वही चीज है, OH माइनस का कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसमें OH का कंसंट्रेशन कम होगा वो वीक बेस के अंदर आ जाएगा। जैसे एसिड में पढ़ा था हम लोगों ने, वहाँ H प्लस का कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे रहे थे, यहाँ पर OH माइनस के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देंगे। ठीक, चलो स्ट्रॉन्ग बेस की डेफिनेशन लिख लो। स्ट्रॉन्ग बेस की हम लिखाएंगे और वीक बेस की आप सब लोग कंप्लीट करोगे। ठीक है, चलो लिखो बेटा, a base which completely ionized in water, पानी में completely ionized हो जाता है, and thus produced, ठीक है, produces a large amount of hydroxide ion. Large amount of hydroxide ion is called strong base. आप डेफिनेशन समझ में आ रही होगी कि पानी में डालने के बाद ऐसे बेसिस जिनको पानी में डाला जाए और वो पूरा का पूरा कंप्लीटली आयंस में टूट जाए, और कंप्लीटली टूटने के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हमें H प्लस आयन देता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, और इसी जगह इसका जस्ट अपोजिट होगा, कंप्लीटली की जगह आप टर्म लिखोगे पार्शियली आयोनाइज्ड। कंप्लीटली की जगह क्या लिख दोगे आप, पार्शियली आयोनाइज्ड। ठीक है, पार्शियली आयोनाइज्ड लिख दोगे, partially ionized in water and thus produced a, जहाँ लार्ज अमाउंट लिख रहे हो वहाँ लार्ज अमाउंट की जगह आप लिख दोगे स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। एनी प्रॉब्लम? सब लोग कर सकते हो इसे? ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, बिना एग्जाम्पल के तो बात बनेगी नहीं। डेफिनेशन भले जितनी याद हो, तो कोई तुमसे पूछे गिव द एग्जाम्पल्स तो आप कहोगे हाँ भाई, NaOH एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, KOH इज द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो NaOH और KOH। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल्स आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। चलो कौन से हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं हो रहे हैं, जो वीक में आएंगे, तो वीक के एग्जाम्पल लिख लो। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस
MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट हो जाएगा क्या, अमोनियम, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते। अमोनियम, नाम इसका लिख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, अमोनियम, ये NH4 अमोनियम है और OH हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बाकी सबके तो नाम पता ही होंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके क्या, वीक बेस के, या इसे हम लोग वीक एल्कलाइज भी कह सकते हैं क्योंकि ये सब पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये एल्कलाइज तो है क्योंकि हम लोग एल्कलाइज की डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं कि एल्कलाइज होते क्या है, एल्कलाइज बेस ही होते हैं। लेकिन कैसे बेस, वो बेस जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, और सबको हम पानी में डिजोल्व करेंगे तभी तो भाई, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ देख रहे हो ना, बेस विच आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, भैया पानी में घुलेंगे नहीं तो डेफिनेशन कैसे बनेगी। यानी जितने एग्जाम्पल आप देख रहे हो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस में भी और वीक बेस में भी दोनों आपके एल्कलाइज के ही एग्जाम्पल है, क्योंकि एल्कलाइज वही होते हैं जो पानी में डिजोल्व होते हैं। और पानी में अगर डिजोल्व करने के बाद अगर कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए और लार्ज अमाउंट में OH माइनस आयन दे तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। अगर पार्शियली आयोनाइज्ड हो जाए और स्मॉल अमाउंट में OH माइनस देते हैं तो वो वीक बेस कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम? बेस की हम लोगों ने डेफिनेशन देखी, बेस के हम लोगों ने टाइप्स देखे, ठीक है। बेस के हम लोगों ने टाइप्स देख लिए। अब हम लोगों को क्या देखना है, बेस की प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देनी है पढ़नी, और उस प्रॉपर्टीज में हमें यही केमिकल प्रॉपर्टीज ही देखनी होगी। जैसे हम लोगों ने एसिड में पढ़ी थी उसी तरह से हम लोगों को बेस में भी देखनी रहेगी। बेस में ज़्यादा नहीं है बेटा, क्यों? क्योंकि ज़्यादा बेस रिएक्शन नहीं देगा। जैसे एसिड में हम लोगों ने 6, 7, 8 तक आ गए थे ना, बेसिस में उतनी नहीं है, ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। बेस की प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी, कुछ तो जनरल प्रॉपर्टीज जो आप ऐसे ही देख के बता देते हो, भाई पढ़े भी डेफिनेशन में थे कि बेस क्या होते हैं, बेसेस हैव बिटर इन टेस्ट, स्वाद में कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। दूसरा है, सेकेंड प्रॉपर्टी लिख दो, बेसेस कैसे होते हैं, बेसेस फील, चिकने फील होते हैं ना, बेसेस फील सोपी, है ना। जैसे आपका सोप होता है, चिकना होता है, तो उसी तरह से चाहे जो भी बेस, यानी इवन हम लोग और भी एग्जांपल हम लोग कहें कि आपका बेकिंग सोडा हो गया, और ये आपका जो भी सोडे हैं वो सारे बेसेस होते हैं। टर्मरिक जो हम लोग कौन सा पाउडर, जनरल पाउडर हम लोग जो अपने बॉडी में लगाते हैं उसमें भी बेस प्रेजेंट है। तो ये सारे क्या होते हैं, सोपी इन टच होते हैं, ठीक है। सोपी टू टच हो, TOUCH, टच करने में कैसा फील होता है, सोपी फील होता है, चिकनाहट, सोपी का मतलब चिकने फील होंगे। और क्या है, स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये सब जनरल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। बेसेस टर्न रेड लिटमस, ये प्रॉपर्टी तो लिटमस टेस्ट वाली तो आपको याद ही होनी चाहिए। रेड लिटमस टू किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखो, बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है इन सॉल्यूशन, यानी पानी में घोलने के बाद जितने भी बेस होते हैं वो सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और एक बात तुम लोगों को बता दें कि इलेक्ट्रिसिटी वो हर जगह कंडक्ट होगी जहाँ पर वो चीज़ आयनाइज्ड हो जाएगा। अगर वो आयनाइज्ड हो जा रहा है, आयंस में ब्रेक हो जा रहा है, यानी प्लस आयन माइनस आयन में टूट जा रहा है, तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर कंडक्ट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए आयंस ही
रिस्पॉन्सिबल होते हैं भाई, क्योंकि आयन ही रन करने लगते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो जहाँ पर आयन्स आपको मिलेंगे वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो बेसिस को भी पानी में घोला, वो प्लस आयन और माइनस आयन में टूट जा रहा था। आयन्स में टूटना दैट मीन्स है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना। ठीक है, इसके आगे की प्रॉपर्टीज हम बताएंगे कल, क्योंकि अब स्टार्ट होंगी इसकी मेन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये तो जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। अब कल 5वें पॉइंट से हम बताएंगे आपको इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, ज़्यादा नहीं शायद 2 ही हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज बताएंगे। ठीक है, और बेसिस का क्या यूज़ है वो बता देंगे। और उसके बाद आपका चैप्टर का आधा पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, केवल आधा पार्ट खत्म होगा, ये समझ लीजिएगा। अभी तुम लोगों को सॉल्ट पढ़ना है। ठीक, तो सॉल्ट पढ़ा जाएगा। सॉल्ट पढ़ने के बाद कुछ कॉमन सॉल्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं, वो सॉल्ट देखे जाएंगे, फिर चैप्टर खत्म होगा। यानी जितना पढ़ चुके हो आप 3-4 दिन में। कितनी क्लासेस हुई हैं इस चैप्टर की? 4 क्लास हो गई ना आई थिंक। यस मैम। ठीक है, 4 क्लासेस में, और यानी 1 हफ्ता तो कोई भी चैप्टर खत्म करोगे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो 1 वीक ले लेगा आपका। ठीक है, 1 वीक का टारगेट बना के चलो, तभी तुम लोगों का अच्छे से क्लियर हो पाएगा। फिलहाल आज की अटेंडेंस हम लेने जा रहे हैं। ठीक है।